दोस्तों, आज इकोनॉमिक सर्वे सरकार के द्वारा प्रकाशित हुआ और ये इकोनॉमिक सर्वे जो ज़मीनी हालात है उस ज़मीनी हालात से बिल्कुल परे है। और इस संवाद मेल के द्वारा हम ज़मीनी हालात और ज़मीनी जो सच्चाई है वो देश के सामने ले जाना चाहते हैं आपके द्वारा। इकोनॉमिक सर्वे के अगर आप सरकारी के जो आवाज़ है, सरकारी पक्ष है, तो उनका रूप तो ऐसा है, उनका व्यवहार ऐसा है तो सब चंगा सी। पर वास्तविक में आज लोगों की हालात ठीक नहीं है। महंगाई को लेकर ये सरकार पूरी तरीके से विफल, आज भी महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पाई। लगभग 10% प्रति वर्ष, और अगर आप सीरियल्स का देखें 11%, सब्जियों का 15%, स्पाइसेस के 19%, दूध का 7%। जो अमीर है वो तो खरीद लेगा ये सब। अमीर को महंगाई से मतलब नहीं, लेकिन जो गरीब है, जो मध्यम वर्ग का है, वो जब देखता है कि मोदी जी का मतलब महंगाई, मोदी मतलब महंगाई, तो वो सवाल उठाता है कि कब तक रुकना पड़ेगा गरीब और मध्यम वर्ग को, कब उनको रिहाई मिलेगी महंगाई से, इस कमर तोड़ महंगाई से, जिसका उत्तर अगर आज आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़े तो उसमें भी नहीं मिलेगा। और आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला जी को तो महंगाई दिखती ही नहीं। कल भी जब उनका भाषण आएगा या बाद में जब उनका उत्तर आएगा वो यही बोलेगी, कहाँ है महंगाई? महंगाई है ही नहीं। यूपीए का जिक्र करेंगे, आज से 15 वर्ष पहले की बात करेंगे। तो आज बहुत अफसोस की बात है कि कोविड के बाद जो देश में जो असमानता बढ़ी है, उसको लेकर जो गरीब मध्यम वर्ग आज इस महंगाई की लड़ाई में सरकार से सुविधा मांगता है, ताकत मांगता है, रिहाई मांगता है, उसको रिहाई के बजाय सिर्फ स्लोगन्स मिलते हैं, अच्छे सुनने वाले शब्द सुनाई देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से। आज अगर आप देखें, हर अर्थशास्त्र का हर ज्ञानी यही बोलता है कि कोविड के बाद असमानता बढ़ी है। अगर आप उद्योग के क्षेत्र में भी देखें तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, लगभग 1 से 1.5 साल पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने लिखा था, एक पेपर निकाला था। उस पेपर में क्या लिखा है? उस पेपर में यही लिखा है कि जो उद्योग के क्षेत्र में भी लगभग 8-10 बड़े कंपनियां हैं जिन्होंने भारत के पूरे उद्योग क्षेत्र को हड़प लिया है। कार्टल्स बन गए हैं, मोनोपोलीज बन गए हैं, और इन कार्टल्स और मोनोपोलीज के कारण आज आम आदमी को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आज एयरलाइन में देखिए, एयरलाइन के फेयर्स, प्रधानमंत्री कहते थे कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज पर जाएगा, लेकिन जब यहां से केरल तक, यहां से उत्तर पूर्वांचल तक टिकट 16,000 की हो, टिकट 20,000 की हो, तो कौन जाएगा? वो चप्पल पहनने वाले व्यक्ति के लिए आज तो ट्रेन में जाना भी मुश्किल हो गया है। आज ट्रेन में महंगी एसी कोच वाले टिकट्स मिल रहे हैं,
लेकिन जनरल और स्लीपर क्लास के लिए आज के लिए जितना सुविधा होनी चाहिए थी नहीं है। ट्रेन में जाने वाले यात्री में ज्यादातर जनरल और स्लीपर क्लास में जाते हैं। आज उनके लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही। जितने पर्याप्त स्लीपर कोच होने चाहिए थे नहीं है। सरकार का पूरा ध्यान एसी कोच पर है। एसी कोच बनाए, उसमें कोई हमें दुविधा नहीं है, लेकिन जनरल और स्लीपर क्लास के लिए हमारे पैसेंजर्स के लिए क्या सुविधाएं किए हैं सरकारी। ये मैं कहना चाहूंगा कि इंडियन रेलवेज in a response to an RTI application showed that between 2009 and 2022, out of the total reserved seats, the share of sleeper berths decreased by around 23%. In the migrant corridor routes of Howrah Bengaluru, Howrah Chennai, Howrah Hyderabad, the share of sleeper berths declined from 73-79% to 51-56%. एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, जाने माने अखबार में, वहां पे भी लिखा है, considering the reserved passenger category between the decade of 2009-2010 to 2019-20, the share of passengers carried in AC coaches increased by 9.8%, whereas the share of passengers carried in sleeper and second sitting reserved compartments declined by 2.8% and 6.6% respectively. तो एसी में जाने वाले व्यक्तियों के लिए सुविधा बना रही है ये सरकार, लेकिन जनरल और स्लीपर और सेकंड सिटिंग रिजर्व कंपार्टमेंट्स में आज लोगों को सीट मिलना भी मुश्किल है। भीड़ देखिए तो ना आम आदमी को, आम व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को ना खाने में कोई सुविधा मिल रही है सरकार से, ना रेल में जाने के लिए कोई सुविधा मिल रही है। प्लेन की तो बात मैंने कर ही दी। उद्योग जो है, छोटा मध्यम वर्ग का उद्योग, आज उसको भी जो सहायता मिलनी चाहिए नहीं मिल रही। और जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भारतीय लोगों को रोजगार मिलता है, आज उन क्षेत्रों की अवस्था क्या है। आज का ही आप अखबार पढ़ लीजिए, टेक्सटाइल्स में कितने लोगों को आज रोजगार मिलता है, लेकिन टेक्सटाइल्स को लेकर यह सरकार जो उनकी पीएलआई स्कीम है विफल हो चुकी है। दूसरे देश, चाहे वो वियतनाम हो, बांग्लादेश हो, वो आगे निकल चुके हैं। ये सरकार बोलती है मेक इन इंडिया, लेकिन उनको वीजा चाहिए चाइनीज टेक्नीशियंस के लिए। अलग अलग सरकारी विभाग सरकार के को गुहार लगाते हैं कि हमको और चाइनीज टेक्नीशियंस दीजिए। तो ये किस प्रकार का इकोनॉमी बना रहे हैं, जहां पे प्रोडक्ट्स है मेड इन इंडिया बट नॉट मेड बाय इंडियंस, मेड बाय चाइनीज। ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, ना सिर्फ चाइना को लेके, लेकिन विभिन्न अलग देशों के साथ। तो मैन्युफैक्चरिंग में, रोजगार में, महंगाई में, रेल और हवाई जहाज के यातायात में पूरी तरीके से विफल। छोटा दुकानदार आज मर रहा है, घिस रहा है, वो चाहे सूरत में हो या अहमदाबाद में हो या राजकोट में हो। और ये मैं आपको भविष्यवाणी दे दूं कि आने वाले गुजरात के निर्वाचन में ये छोटे जो दुकानदार हैं सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, ये करारा जवाब भाजपा को देंगे। करारा जवाब भाजपा को मिलने वाला है। आज ये कुछ बातें आपके सामने हम रखना चाहते थे, क्योंकि जैसे कि मैंने ये कहा कि मोदी जी के दो अस्त्र, भय और भ्रम, और ये इकोनॉमिक सर्वे एक भ्रम का ये उदाहरण कि सब चंगा सी, कुछ नहीं। महंगाई, बेरोजगार, अगर उद्योग के क्षेत्र में भी देखें, इकोनॉमिक सर्वे बड़े बड़े कंपनियों का मुनाफा बढ़ता जा रहा है, उसका उल्लेख करता है, लेकिन हायरिंग कितना हो रहा है।
आईटी कंपनी में हायरिंग कितना हो रहा है? सब जगह हायरिंग फ्लैट, सब जगह। आज जिस प्रकार से नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, आज तो जितना आईटी सेक्टर, आउटसोर्सिंग सेक्टर में जितना पहले रोजगार होता था, आज उतना हायरिंग होता नहीं है। अगर सब चंगा सी तो डुंकी जैसी पिक्चर क्यों बनी? क्योंकि वो पिक्चर वास्तविक सच्चाई है। गुजरात से, जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, आज गुजरात से लोग किस प्रकार से नौकरी ढूंढते ढूंढते आज कहीं न्यूजीलैंड जा रहे हैं। अगर वीजा उनको कानूनी तरीके से नहीं मिलता तो वो ह्यूमन ट्रैफिकर्स के जाल में फंसकर अवैध तरीके से उनको विदेश में भेजा जा रहा है। अगर इकोनॉमिक सर्वे इतना ही अच्छा है तो भारत का युवा रशिया के में जाकर रशिया सेना में क्यों भर्ती ले रहा है? अगर वास्तविक स्थिति इतनी ही अच्छी है तो लोग आज इजराइल में क्यों जाके नौकरी ढूंढे, जहां पे इजराइल और पैलेस्टाइन का जंग हो रहा है? अगर इतना ही अच्छा है तो यहां से लोग आज नौकरी ढूंढने बाहर क्यों जा रहे हैं? अगर इतना हमारा अच्छा इकोनॉमी हो रहा होता तो बाहर से लोग यहां पे आते, लेकिन उल्टा हो रहा है, पलायन हो रहा है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। तो ये वास्तविक स्थिति है। और आपसे सवाल आएगा कि अब बजट में क्या अपेक्षा करते हो? मैं कुछ नहीं अपेक्षा करता। मैं इस सरकार से देश के हित में कुछ आएगा, कुछ नहीं अपेक्षा करता। हां, मैं ये जानता हूं कि अडानी जी, अंबानी जी जहां पर निवेश करना चाहते हैं, उनको मदद करने के लिए यह सरकार कल और नीति लाएगी। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, देश का वित्तीय बजट देश के गरीब और मध्यम वर्ग के अनुसार नहीं, ये अडानी, अंबानी और जो 8-9 और बड़े उद्योग हैं, उनको कहां अपना पैसा निवेश करना है, उनके अनुसार ये नीति बनाते हैं। बाकी मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में कोई रिहाई आने नहीं वाला। और जो बेरोजगार और किसान हैं, उनको भी बजट में अच्छे अच्छे स्लोगन्स मिलेंगे। स्लोगन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अमित शाह जी ने तो उनको पकोड़े तलने के लिए सुझाव दिया है। क्या आज अमित शाह जी आज भी ये कहेंगे कि पकोड़े तलो? तो मैं इनसे कुछ नहीं अपेक्षा करता। जो ये करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे। अडानी, अंबानी और वो 8-9 जो बड़े उद्योग हैं, उनके अनुसार उनको कहां कहां निवेश करना है, वो क्या कान में फुसफुसाते हैं, वही उस प्रकार का बजट आएगा। वही बजट आएगा। और आज कल जो बजट आएगा, 2 महीने बाद आप देखेंगे कि कोई बड़ा उद्योगपति उसी क्षेत्र में निवेश कर रहा है। पीएलआई आएगा तो वो पीएलआई में वो करेंगे। लेकिन आपको, हमको ट्रेन में, रेल में, किसान को एमएसपी में, खाने के महंगाई में, छात्रों को उनके एमबीबीएस की फीस कम हो, इस हायरिंग और बढ़े, इस प्रकार की कोई भी सुविधाएं आप आशा भी मत करिए। लेकिन हम अब बस ये आशा कर सकते हैं कि आपकी आवाज विपक्ष उठाएगा। राहुल गांधी जी उठाएंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन उठाएंगे। राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो अभियान है वो निरंतर है। वो चाहे लोको पायलट हो, चाहे मैकेनिक हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, और उनकी आवाज हम बनते रहेंगे और सरकार पर हम दबाव डालते रहेंगे। और एक के बाद एक आने वाले जो राज्य निर्वाचन है वो जनता के साथ लड़के हम जनता के हित में सरकार लाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई एम हैप्पी टू डू। मैं पूछूं? गौरव जी इस तरफ सामने आपके। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे में ये भी कहा गया है कि
चाइना से हमको अपना एफडीआई बढ़ाना चाहिए ताकि जो भारत की ग्लोबल चेन पार्टिसिपेशन है वो बढ़ सके और एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। आप भी पक्षधर हैं इस बात के? देखिए, सरकार का दाहिना हाथ और सरकार का बायां हाथ वो उल्टी जगह में जा रहे हैं। सरकार की रक्षा विभाग, सरकार का विदेश मंत्रालय, उनकी क्या भाषा है? वो बोलते हैं कि जब तक सीमा का समस्या समाधान नहीं होगा, हम चीन के साथ हम एक साधारण रिश्ता, पहले जैसा रिश्ता हम नहीं कर सकते। एक तरफ सरकार चीनी व्यक्तियों को वीजा देने पे पाबंदी लगा रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में चीनी कंपनी को बैन कर रहा है, और दूसरा सरकार का एक विभाग बोल रहा है और चीनी लोग आए, टेक्नीशियन आए, उनको और वीजा मिलना चाहिए, उनको और निवेश होना चाहिए। तो ये है सरकार की डबल इंजन सरकार। लेकिन ये डबल इंजन एक दिशा में नहीं, ये उल्टी दिशा में जा रहा है। तो हम तो इसलिए चीन और विदेश नीति के संपर्क में सदन के अंदर चर्चा चाहते हैं कि सरकार हमको बताए। एक बात पर कहती है कि लाल आंख और दूसरे बात पर कहती है कि रेड कार्पेट से स्वागत किया जाए। तो ऐसे ना सीमा हमारा सुरक्षित रहेगा, ना हमारी अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहेगी। गौरव जी, मेरा सवाल ये है कि अभी आपने रेल की बात की है और रेल परिवहन देश की रीढ़ की हड्डी है। रेल में एक बड़ा मुद्दा खासतौर पे रहा बुजुर्गों को जो पहले छूट मिलती थी, वो छूट इस सरकार ने बंद कर दिया है। ये तमाम प्रदर्शन भी इस पर हुए हैं, बुजुर्गों ने प्रदर्शन भी किया है। क्या कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इस बजट में बुजुर्गों को छूट मिलनी चाहिए पहले जैसे, जिस तरीके से पहले छूट मिलती रही है? देखिए, ये तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि रेल को लेकर हमको एक विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन इनका सबसे पहला काम ही रेल बजट को समाप्त करना था, जो अलग से चर्चा होती थी। दूसरी बात, हमने कहा कि रेल ये आम जनता की आने जाने की रीढ़ की हड्डी है, और इसमें जो रेलवे प्लेटफॉर्म का भाड़ा था उन्होंने बढ़ाया। उसके बाद सीनियर सिटीजन्स का जो सुविधा थी वो उन्होंने हटाया। आंकड़े मैंने आपको दे दिए। जो जनरल पैसेंजर है, स्लीपर पैसेंजर है, आज उसको और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोचेस जितनी पर्याप्त बननी चाहिए नहीं बन रही। सरकार का पूरा ध्यान एसी कोच पर है, स्लीपर और उस पर नहीं है। तो एसी पैसेंजर्स की संख्या बढ़ रही है, स्लीपर और जनरल पे नहीं बढ़ रहा। रेल के भाड़े बढ़ रहे हैं, और रेल दुर्घटना हर दिन, डिरेलमेंट। ये रेलवे मंत्री नहीं, अब डिरेलमेंट मंत्री बन गए हैं। ये तो हर दिन डिरेलमेंट। लेकिन अफसोस की बात कि इस मोदी जी की सरकार में कोई मंत्री जिम्मेवारी लेता ही नहीं है। आज एनटीए का बात आया, हमने शिक्षा मंत्री से पूछा कि आप तो 2021 से हैं, आपके संरक्षण में ये पूरा नीट का मामला हुआ है, तो आपसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आप एक निष्पक्ष जांच करेंगे? इन्होंने तो पहले दिन कुछ हुआ ही नहीं बोला, फिर जब दबाव आया कुछ हुआ, फिर उन्होंने बोला कि एनटीए का चेयरमैन तो बदलना चाहिए, लेकिन मैं अपनी सीट पे बैठा रहना चाहिए। और जब हमने उनसे बोला कि आप इस्तीफा के बारे में सोचिए, तो उन्होंने अहंकार से बोला कि मुझे प्रधानमंत्री ने बनाया है। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री ने नहीं, देश के युवाओं ने आपको मंत्री बनाया है। देश के युवाओं ने अपेक्षा की है कि आज इनकी समस्या समाधान करने के लिए आप अपना पद को छोड़ें और कोई दायित्व लेते हुए कोई व्यक्ति आए। कोई जवाब नहीं आज उनके पास। हम तो बहुत मायूस थे आज कि उन्होंने ऐसा कह दिया कि कुछ हुआ ही नहीं। सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी खत्म हुई नहीं, उन्होंने पहले क्लीन चिट दे दिया। ये मंत्री जो 2021 में है, ये बार बार क्लीन चिट देने में क्यों इतने उतावले हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दबाव डाला, तब जाके सेंटर के रिपोर्ट्स उन्होंने प्रकाशित किए। और हमने देखा, वो चाहे सीकर हो, चाहे गोधरा हो, चाहे कोट्टयम हो, एक एक सेंटर में किस प्रकार के हमको कहानी देखने को मिल रहे हैं। जो 12वीं की परीक्षा में विफल हो चुका है, उसको 650 से ज्यादा मिल जाता है। ये कैसा परीक्षा है? क्या 12वीं का परीक्षा नीट परीक्षा से ज्यादा मुश्किल है? तो कोई जवाब नहीं। तो इसलिए हमें लगता है कि
मोदी जी चाहे जितना भी भ्रम देश को भ्रमित करने की कोशिश करे, लेकिन इन मुद्दों पर रोशनी डालने का काम इंडिया अलायंस और राहुल गांधी जी करते रहेंगे। गौरव सर, बजट को लेकर मेरा सवाल है। सुबह प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि जो मोदी की गारंटी है जब जब वो दी गई है उसको हमेशा पूरा किया गया है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इस बार का जो बजट होगा वो विकसित भारत का बजट होगा। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने कहा ना, जो पहले जैसा स्लोगन, विकसित भारत स्लोगन दे, महंगाई ऐसी, बेरोजगारी ऐसी, किसका विकास हो रहा हम देख रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ लीजिए, विकास हो रहा है तो सबसे बड़े उद्योगपति का विकास हो रहा है, जो बड़े बड़े शादियां कर रहे हैं, लेकिन उन कंपनियों में आज हायरिंग नहीं हो रहा। छोटे जो ईमानदार, जो वो मैंने जैसे कि कहा, सूरत, राजकोट, अहमदाबाद में जो लोग हैं, आज टेक्सटाइल्स जहां पर है, आज आप देख लीजिए कि हम कौन से वो इंडस्ट्रीज हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलता है। टेक्सटाइल्स, लेदर, बाइसाइकिल, टू व्हीलर, इन सेक्टर्स के आप ध्यान रखिए। अगर अध्ययन करें क्या हो रहा है, सब आप सारे यहाँ पे दूसरे देशों की तुलना में हम पीछे पड़े हुए हैं। और हाँ, मोदी जी ने आज एक और बड़ी दिलचस्प बात कही, घुटन, क्या उनके आवाज को, अगर गला किसी का घुट रहा है तो इन छात्रों का घुट रहा है। अगर गला किसका घुट रहा है तो वो मजदूरों का घुट रहा है, जिनका वेतन आज नहीं बढ़ रहा। अगर गला किसी का घुट रहा है तो वो उन किसानों का हो रहा है जिनको उचित एमएसपी नहीं मिल रहा। आज ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर ये ऐसी कृषि विभाग, ऐसी कृषि मंत्रालय पॉलिसी निकालते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ना किसान को कुछ फायदा होता है ना ग्राहक को। तो प्रधानमंत्री मोदी जी खुद की चिंता थोड़ी कम करें, देश की चिंता करें। देश के आज की आवाज को किस प्रकार से दबाया जा रहा है हम सब देख रहे हैं। आज ना छात्रों को इंसाफ मिल रहा है, ना मजदूरों को इंसाफ मिल रहा है, ना किसानों को मिल रहा है, ना छोटे मध्यम वर्ग को मिल रहा है, ना जब वो ईमानदार टैक्स पेयर, आज भारत का ईमानदार टैक्स पेयर सोचता है कि अगर मैं टैक्स दूंगा तो अच्छे सड़कें बनेंगे, अच्छे हाईवे बनेंगे, अच्छे एयरपोर्ट बनेंगे। लेकिन हम पिछले 2 महीने में क्या देख रहे हैं कि थोड़ा सा बारिश हुआ, एयरपोर्ट की हालत देख रहे हैं। थोड़ा सा बारिश हुआ, एक के बाद एक बिहार में पुल गिर रहे हैं। थोड़ा सा बारिश हुआ, हाईवे। ऐसा भी कोई साइक्लोन या हरिकेन तो नहीं आया कि आज एयरपोर्ट टूट रहा है, हाईवे टूट रहे हैं, पुल टूट रहे हैं, रास्ते टूट रहे हैं। तो ईमानदार जो टैक्स पेयर का जो टैक्स का पैसा है कितने बार फजूल में व्यर्थ हो रहा है, इसके बारे में कोई सोच रहा है? तो अगर आवाज या किसी का घुट रहा है तो भारत के आवाम का घुट रहा है, वो उन आर्मी के जवानों का घुट रहा है जो कह रहे हैं कि बार बार इंटेलिजेंस में क्या लीक हो रही है कि लगभग 1.5 महीने में इतने बार वहां पर उग्रपंथी लोग सीमा के उस पार हमारे यहाँ पे आके जम्मू में उन इलाकों में आज घुसपैठ आ चुके हैं जहां पे पहले इस प्रकार की हिंसा नहीं होती थी। डोडा, जहां पे जम्मू में आजकल ये हिंसात्मक कार्य उग्रपंथी कर रहे हैं, पहले वहां पे ऐसा वातावरण नहीं था, लेकिन आज वहां तक घुस आए हैं। तो ये हो रही है वास्तविक में जो सच्चाई है। सर, पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष जो है वह सदन का वक्त एक तरह से बर्बाद कर रहा है, चुनावी भाषण वह सदन में दे रहा है, जबकि चुनावी वक्त वह बीत चुका है, अब काफ़ी दिनों बाद जो है चुनाव होगा। इस पर आप कुछ कहेंगे सर? छोटा सा उदाहरण, सबसे बड़ा मुद्दा देश का आज नीट, सुप्रीम कोर्ट में आज भी उसकी सुनवाई चल रही है। सरकार ने अभी तक नीट पर इन 2 सत्रों में अभी तक क्या उन्होंने कहा? पहले सत्र में तो शिक्षा मंत्री बोले नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बस एक वाक्य बोला कि ये हम बहुत गंभीर रूप से ले रहे हैं, जबकि हमारी राहुल गांधी जी, हमारे दल के नेता की मांग थी कि एक पूरा दिन
नीट और उच्च शिक्षा को लेकर उस पर विचार विमर्श हो, और सत्र जो हमारा निर्धारित तारीख था उससे पहले सत्र को उसको अडजर्न कर दिया, साइनेडाइन हो गया, जबकि समय था। आज भी एनटीए को लेकर एक प्रश्न आया, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो बार बार ये परामर्श हमको देते हैं, वो तो प्रश्नकाल से पहले ही जब देखा कि दूसरे नंबर पर एनटीए उल्लेखित है, वो तो प्रश्नकाल की शुरुआत में चले गए। रहना चाहिए था उनको। कथनी और करनी में फर्क क्यों? कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। नेतृत्व वो होता है जो खुद अपने व्यवहार से दिखाए कि वो क्या अपेक्षा करता है, उसको करते, उसे कहते हैं सच्ची नेतृत्व। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। मंत्री जी आज जिम्मेवारी नहीं ले रहे नीट को लेके, तो यही उदाहरण काफी है कि उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। मैं देखा नहीं मैंने। अभी सर लालू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो है बीजेपी की सरकार और जेडीयू की सरकार बिहार के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि सबको उम्मीद था कि इस बार स्पेशल स्टेट का दर्जा जो है बिहार को मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। देखिए, टीडीपी ने तो अपेक्षा करनी छोड़ दी, क्योंकि आजकल वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग नहीं करते, लेकिन जेडीयू ने अपेक्षा की थी, और इसीलिए काफ़ी प्रकाशित हुई ये बात, चर्चित हुई कि उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की आशा थी, उम्मीद थी। लेकिन जिस प्रकार से उस उम्मीद को नकारा गया, क्या वो जेडीयू के साथ कोई बातचीत हुई ये घोषित करने से पहले? क्या मुख्यमंत्री को विश्वास में लिया गया ये उत्तर देने से पहले? मुझे तो संदेह है। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जी अपना 5 साल नहीं खत्म कर पाए, क्योंकि इस सरकार में सबको साथ लेने वाली वो दिल में वो भावना होनी चाहिए। सबको साथ लेने में या सबको विश्वास में लेने की जो खूबी एक व्यक्ति में होनी चाहिए, वो खूबी शायद प्रधानमंत्री मोदी जी में नहीं है। और शायद इसीलिए ये जो दो दलों के बीच में बहुत एक संवेदनशील मामला था, एक प्रदेश की एक उम्मीद इस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के साथ जुड़ी हुई थी, उस उम्मीद को आज इतनी बेरहमी से उसको नकारा गया है। ठीक है, थैंक यू।